सल्तनत नूरान मशरिक की सबसे पुरानी और जरखेज सल्तनतों में शुमार होती थी। यहाँ के मैदानों में गंदुम सुनहरी समंदर की तरह लहराती थी। बागात में अनार और खजूर के दरख्तों के झंड थे और नहरों का पानी शीशे की तरह साफ बहता था। शहर का मरकज एक बड़ा बाजार था, जहाँ हर रोज दूर दूर से ताजिर आकर अपने माल बेचते। बाजार में मसालों की खुशबू, कपड़ों के रंग, जेवरात की चमक और घरों की खनक एक अलग ही जिंदगी की तस्वीर पेश करते। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान हारिस बिन कासिम था। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी आंखें तेज मगर दिल नर्म था। जवानी में उसने कई जंगें जीतकर सल्तनत को वुसअत दी थी, लेकिन अब उसे फख्र अपनी फतूहात पर नहीं बल्कि रियाया के सुकून पर था। इसका ये उसूल था कि तख्त पर बैठने वाला शख्स सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और रहम से हुकूमत करता है। सुल्तान का महल शहर के बीचों बीच था। महल के गिर्द ऊंची फसील, 7 मजबूत दरवाजे और अंदर वसी बागात थे जिनमें बहते चश्मे चांदनी में चमकते। महल के हाल संगे मरमर के बने हुए थे और उनकी दीवारों पर कदीम हिकायतों की तस्वीरें किंदा थीं। लेकिन उस शान व शौकत के बावजूद सुल्तान अक्सर महल से बाहर निकलकर रियाया के हाल जानने जाता। वो जानता था कि दरबारी अक्सर खुशामद में सच को छुपा देते हैं, इसलिए असल हालात देखने के लिए भेस बदल कर गली कूचों में घूमना जरूरी है। सुल्तान को महल की आरामदेह जिंदगी से ज्यादा अवाम की गलियों की मिट्टी और धूप में दिलचस्पी थी। वो समझता था कि अगर हुक्मरान रियाया की जबान से उनकी मुश्किलात न सुन सके तो वो इंसाफ का हक अदा नहीं कर सकता। इसीलिए एक दिन जब गर्मी अपने उरूज पर थी और शहर की फजा धूल से भरी हुई थी, सुल्तान ने सादा कपड़े पहने, अपने वफादार मुहाफिज कमाल को साथ लिया और महल के मगरबी दरवाजे से निकल पड़ा। इनका इरादा था कि वो शहर के पुराने हिस्से में जाएं, जहां गुर्बत और मेहनत की जिंदगी करीब से देखी जा सके। शहर के पुराने हिस्से में दाखिल होते ही हवा की गर्मी और बोझ बढ़ गया। यहाँ गलियां तंग थीं, मकान मिट्टी के और छतें लकड़ी की, जिन पर खजूर के पत्तों के शेड डाले गए थे ताकि धूप को रोका जा सके। दीवारों पर वक्त की मार के निशानात थे, कहीं ईंटें उखड़ चुकी थीं और कहीं मिट्टी की तह उतर गई थी। गली में चलते चलते कभी किसी बुढ़िया के सहन में चरखे की आवाज आती तो कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन ज्यादातर घरों में सन्नाटा था। गर्मी ऐसी थी कि जमीन से भाप उठती महसूस हो रही थी। हवा में गिर्द की हल्की तह तीर रही थी जो आंखों में चपती थी। कहीं कहीं पुराने दरख्त खड़े थे जिनके नीचे कोई मुसाफिर या मजदूर सिस्ताने बैठा था। इसी सन्नाटे में एक मुख्तलिफ सी आवाज गूंजी, कांच और मिट्टी के घरों की हल्की खुनक और उसके बीच एक थकी हुई हाँपती सांस। बादशाह और कमाल ने रुक कर सुना। आवाज करीब आती जा रही थी। जैसे ही वो एक मोड़ मुड़े, सामने एक मंजर उभरा। एक दरमियानी उम्र का कम्हार धूप में पसीने से शराबूर अपने गधे को हाँपते हुए रास्ते पर खींच रहा था। गधे की कमर पर मिट्टी के घड़ों के ढेर बंधे थे, इतने ज्यादा कि हर कदम पर उसका तवाजुन बिगड़ने लगता। उसके कान नीचे झुके हुए थे, गर्दन पसीने और गर्द से तर थी और सांस इतनी तेज थी कि उसका पेट हिल रहा था। कभी वो रुकने की कोशिश करता तो कम्हार लाठी से हल्की मगर सख्त चोट मारकर कहता, चलो कमबख्त, अभी बाजार दूर है। बादशाह चंद लम्हे खामोश खड़ा उस मंजर को देखता रहा। उसके दिल में एक चुभन सी पैदा हुई। ये मेहनतकश जानवर जो दिन रात मालिक के लिए काम करता है, उसके साथ कैसा सुलूक हो रहा है। वो आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, भाई, तुमने इस बेचारे पर इतना बोझ क्यों डाल रखा है? देखो, ये तो हाँप रहा है। अगर ये गिर गया तो घड़े भी टूटेंगे और तुम्हारा नुकसान भी होगा। कम्हार ने चूंक कर देखा। उसकी आंखों में अजनबियत और थकन की एक मिली जुली झलक थी। उसने एक लम्हा बादशाह को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, साहिब, ये गधा है, इसका काम ही बोझ उठाना है। अगर ये आराम करेगा तो मेरा दिन जाया हो जाएगा। बाजार में पहुंचने से पहले ही मेरे घड़े बकने के काबिल नहीं रहेंगे। बादशाह ने कहा, लेकिन ये भी जानदार है, तुम्हें इस पर रहम आना चाहिए। कम्हार ने हल्की सी तंजिया हंसी हंसी और कहा, रहम हमने इंसानों पर भी कब का छोड़ दिया है, ये तो गधा है। ये सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर गया। उसने आहस्तगी से कहा, फर्ज करो अगर तुम बादशाह होते और मैं तुम्हारा गधा होता तो तुम क्या करते? कुम्हार ने कहकहा लगाया, साहिब, मैं आपको भी यही बोझ लाद देता, क्योंकि मेरा काम तो चलना चाहिए। बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। वो चंद लम्हे कुम्हार को देखता रहा, फिर आहिस्ता से कमाल की तरफ देखा और दोनों आगे बढ़ गए, मगर उसके चेहरे पर सोच की एक गहरी लकीरें बन गई थीं। शाम के वक्त सुल्तान हारिस महल वापस पहुंचा। धूप की तेजी अब मध्यम हो चुकी थी, लेकिन उसके जहन में कुम्हार के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, रहम हमने इंसानों पर भी कब का छोड़ दिया है।
ये तो गधा है। ये जुमला सिर्फ एक गरीब मजदूर की जबान से नहीं निकला था, बल्कि ये गोया पूरे मुआशरे की बेहिसी का आईना था। सुल्तान अपने कमरे में दाखिल हुआ तो खिड़की से शाम के साए शहर पर फैलते दिखाई दे रहे थे। महल के बागात में परिंदे लूट रहे थे, मगर बादशाह का दिल भारी था। उसने अपने कातिब को बुलाया और हुक्म दिया कि कल सुबह वो कुम्हार को दरबार में तलब करे। कातिब ने फौरन शाही मेहर के साथ फरमान लिखा और महल के कासिद ने उसे शहर की पुरानी बस्ती में पहुंचा दिया। अगली सुबह दरबार का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। ऊंची छतों से सुनहरी झाड़ फानूस लटक रहे थे, दीवारों पर शाही झंडे लहरा रहे थे और हॉल के दोनों तरफ इमरा, विजरा और शहर के मुअज्जिज लोग कतार में खड़े थे। रियाया का एक गिरोह भी इजाजत के साथ अंदर आया था ताकि शाही फैसले का गवाह बन सके। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे से एक हिचकचाता हुआ शख्स दाखिल हुआ। वो कम्हार था। उसने साफ कपड़े पहने थे, मगर उन पर अब भी मिट्टी के धब्बे थे। चेहरे पर खौफ और हैरत की लकीरें थीं। जैसे ही उसकी नजर तख्त पर बेटे बादशाह पर पड़ी, वो चंद लम्हे के लिए पत्थर का मुजस्समा बन गया। कल वाला आम आदमी दरअसल सुल्तान हारिस था। उसकी टांगें कांपने लगीं और वो घबराकर जमीन पर झुक गया। सुल्तान ने अपने लहजे में नरमी रखते हुए कहा, सर उठाओ कम्हार, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए बुलाया है। कम्हार ने आहिस्ता से सर उठाया, मगर नजरें अब भी फर्श पर थीं। सुल्तान ने कहा, कल मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मैं तुम्हारा गधा होता तो तुम क्या करते, और तुमने कहा था कि तुम मुझ पर भी बोझ लाद देते। तुमने ये क्यों कहा? कम्हार ने गहरी सांस ली और हिचकचाते हुए बोला, जहान पनाह, मैंने ये इसलिए कहा कि मैं सच बोल रहा था। मैं रोज मेहनत करता हूं, पेट भरने के लिए दूसरों को भी तकलीफ में डाल देता हूं। न वक्त होता है सोचने का, न ताकत के किसी पर रहम कर सकूं। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। रियाया के कुछ लोग कम्हार की सच्चाई पर हैरान थे, कुछ उसकी बेअदबी पर। सुल्तान ने खामोशी का इशारा किया और कहा, जानते हो कम्हार, ताकत चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारे पास अपने गधे पर इख्तियार है और मेरे पास अपने लोगों पर। अगर मैं उन पर बोझ डालूं बगैर सोचे समझे तो मैं कैसा हुक्मरान हूंगा, और अगर तुम अपने जानवर पर रहम न करो तो तुम कैसा मालिक हो? कम्हार ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा बादशाह सलामत। सुल्तान ने आगे झुककर कहा, आज तुम्हें मैं एक इनाम दे रहा हूं ताकि तुम अपनी जिंदगी बदल सको। तुम्हें एक छोटा सा खेत, 2 बैल और इतनी रकम दी जा रही है कि तुम दूसरा पेशा इख्तियार कर सको। शर्त सिर्फ यह है कि आइंदा ना किसी इंसान और ना किसी जानवर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालो। कम्हार की आंखों से आंसू बह निकले। वो बादशाह के कदमों में गिरकर बोला, जहान पनाह, आपने मुझे बख्श दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं वादा करता हूं कि अब से हर जानदार के साथ नरमी बरतूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। रियाया बादशाह को देख रही थी और उनके दिलों में एक अजीब सा एहतराम पैदा हो रहा था। इस लम्हे सबको महसूस हुआ कि असल हुक्मरान वो है जो कमजोरों पर रहम करे, न कि उन पर अपनी ताकत आजमाए। दरबार से वापसी पर कम्हार का दिल अजीब सी रोशनी से भर गया था। वो गधे की रस्सी पकड़े बोझ से खाली कमर के साथ बस्ती में दाखिल हुआ। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आज न गधे पर मिट्टी के भारी घड़े हैं, न कम्हार के चेहरे पर वही पुरानी थकन। इसके हाथ में बादशाह की दी हुई रकम थी और दिल में नया आज़म। कुछ दिनों में उसने खेत संभाल लिया। बैलों के साथ जमीन जूती और फसल काटने के डाउन्स आए तो उसने गरीब हमसायों में अनाज बांटा। लोगों को ताज्जुब होता कि जो शख्स कल तक अपनी रोजी के लिए जानवर पर रहम नहीं करता था, आज दूसरों के लिए दिल खोल कर देता है। गधे की हालत भी बदल गई। अब वो सिर्फ हल्के काम के लिए इस्तेमाल होता। ज्यादातर दिन चरागाह में आजाद घूमता। गांव के बच्चे उसके गिर्द खेलते और बूढ़े उसे हाथ फेर कर दुआएं देते। ये मंजर देखकर कम्हार के दिल में सुकून उतर जाता। रफ्ता रफ्ता कम्हार की नेकी बस्ती से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई। लोग उसके खेत में आकर कहते, हमने तुम में वो तब्दीली देखी है जो शायद हम में भी आनी चाहिए। कम्हार मुस्कुराकर जवाब देता, ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब बादशाह ने मुझे सच का आईना दिखाया। इधर महल में सुल्तान हारिस को भी सुकून था। वो जानता था कि एक शख्स की जिंदगी बदलना कभी कभी पूरे मुआशरे में रोशनी फैला देता है। उसने वजीरों को हुक्म दिया कि वो हर साल रियाया के हालात देखें और जो कमजोर हैं उनकी मदद करें, चाहे वो इंसान हो या जानवर। वक्त गुजरता गया मगर कम्हार का वादा ना बदला। वो अक्सर शाम को गधे के पास बैठकर आसमान को देखता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। वो जान चुका था कि ताकत का असल मकसद दूसरों को सहारा देना है, न कि उन पर बोझ डालना। ये कहानी हमें सिखाती है कि रहम और इंसाफ सिर्फ हुक्मरान की जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि हर उस शख्स की है जिसके पास किसी पर भी इख्तियार है, चाहे वो इख्तियार कितना ही छोटा क्यों ना हो। दूसरों के दुख को महसूस करना और अपनी ताकत को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करना ही असल इंसानियत है। जो शख्स ये सीख लेता है वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है बल्कि अपने गिर्द एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहां रहम और भलाई आम हो जाती है। दरबार से वापसी पर कम्हार का दिल अजीब सी रोशनी से भर गया था। वो गधे की रस्सी पकड़े बोझ से खाली कमर के साथ बस्ती में दाखिल हुआ। मुलल्ले वाले हैरान थे कि आज न गधे पर मिट्टी के भारी घड़े हैं, न कम्हार के चेहरे पर वही ही पुरानी थकन। इसके हाथ में बादशाह की दी हुई रकम थी और दिल में नया अज़्म। कुछ दिनों में उसने खेत संभाल लिया, बैलों के से साथ जमीन जूती और फसल काटने के दिन आए तो उसने गरीब हमसायों में अनाज बांटा। लोगों को ताज्जुब होता कि जो शख्स कल तक अपनी रोजी के लिए जानवर पर रहम नहीं करता था, आज दूसरों के लिए दिल खोल कर देता है। गधे की हालत भी बदल गई। अब वो सिर्फ हल्के काम के लिए इस्तेमाल होता, ज्यादातर दिन चरागाह में आजाद घूमता। गांव के बच्चे उसके गिर्द खेलते और बूढ़े उसे हाथ फेर कर दुआएं देते। ये मंजर देखकर कम्हार के दिल में सुकून उतर जाता। रफ्ता रफ्ता कम्हार की नेकी बस्ती से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई। लोग उसके खेत में आकर कहते, हमने तुम में वो तब्दीली देखी है जो शायद हम में भी आनी चाहिए। कम्हार मुस्कुराकर जवाब देता, ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब बादशाह ने मुझे सच का आईना दिखाया। इधर महल में सुल्तान